आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम रियासतों के भारत में विलय मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट के बारे में समझेंगे। आज का लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस टॉपिक के पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट जारी किया था उसमें शरणार्थियों की समस्या के बारे में आपको बताया गया था, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप आई बटन पर भी जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम व अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की भी जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मुदगल है और आपका रीडर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। रियासतों को समझने से पहले हम इन टॉपिक से रिलेटेड इसके पूर्व इतिहास पर भी नज़र डालेंगे, कुछ खास बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी के समय पे 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें छोटी बड़ी कुल मिलाकर 565 रियासतें थी। आप इस मैप में देख सकते हैं कि पहला भाग जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो भाग जिस पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा था, कंट्रोल था। यानी इस इलाके में जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए हुई थी। जो आपको दूसरा भाग दिखाई दे रहा है, जो एक येलो कलर में जो पार्ट है, पीले कलर में, तो ये भाग देसी रियासतों का भाग है। इसमें राजा राज करते थे और राजा के इनडायरेक्टली कंट्रोल में इन पे ब्रिटिश भी राज करते थे। देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं सीधी भाषा में कि इस पे मूलतः तो राजा ही राज करते थे, क्योंकि यहाँ पे राजा होता था, लेकिन राजाओं पे भी इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिश राज करते थे। ठीक है, तीसरा भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, तो तीसरा भाग आपको मैप में नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये भाग बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जहाँ पर आपको याद होगा कि वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाल से यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। तो ये पुर्तगाल और फ्रांसीसियों का पार्ट है। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली ही जो पुर्तगाली थे वो ही सबसे लेट भारत से गए थे, सबसे लास्ट में ही वो लोग यहाँ से गए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसीजर चला कैसे। देखिए, देश की आज़ादी का अनाउंसमेंट किया गया। अब अनाउंसमेंट करने पे जो अनाउंसमेंट जिसने किया था वो 20 जून 1947 की तारीख, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस दिन क्या हुआ था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब इस घोषणा के बाद हुआ क्या था। अब ये जब अंग्रेज जा रहे थे, जब ये घोषणा हुई थी, तो अंग्रेजों को पूरी तरह से क्लियर था कि जब हम जाएंगे तो जो हमारा कार्यभार है वो हमें भारत को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्शन कल को क्रिएट करवाने पड़ेंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा। तो ये सब जो पूरा प्रोसीजर होता है, तो ब्रिटेन क्या चाहता था कि भारत को सारी जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो उनको मिल जाए। तो चयन किया गया लॉर्ड माउंटबेटन का। ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया थे 1947 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के 1947-1948 तक। और इन्हीं ने इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, ये प्लान जारी किया था। ठीक है, अब इस प्लान में क्या था। इस प्लान में साफ तौर पे ये था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत को वो सारी शक्तियां दे दी जाएंगी जो कि ब्रिटेन के पास में थी। ठीक है, जैसे ब्रिटेन रूल करता था वैसे भारत भी अपने देशों में आसानी से रूल कर सकता है, अपने जनता को समर्थन दे सकता है, जनता के द्वारा चुने जा सकते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, वो सब मतलब जैसे एक प्रोसीजर चल रहा है आज भी जो चलता है, वो पावर को लॉर्ड माउंटबेटन जाते समय देना चाहते थे आज़ादी के टाइम पे। ठीक है, अब हुआ ये कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी 1947 में ये बात रखी गई, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने ये आ रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होना था। ठीक है, अब ये इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन था वो कैसे, मतलब क्यों आया सामने, या पाकिस्तान की बात क्यों आई सामने। हुआ ये कि जब 20 जून को एटली ने, यानी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जब ये घोषणा कर दी थी कि हम 30 जून तक 3 जून 1948 तक हम भारत को पूरी तरह से आज़ाद भी कर देंगे, और दूसरी बात, आपको सारी शक्तियों को सौंप के हम चले जाएंगे। अब इस घोषणा के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो 1913 से 14 अगस्त 1947 तक, जब तक पाकिस्तान भारत से आज़ाद नहीं हो गया, ठीक है, एक अलग मुल्क नहीं बन गया, तब तक ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे। जिस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में, जो की थी नवाब ख्वाजा
सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, और बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो आज का वर्तमान बांग्लादेश है उसकी राजधानी जो थी ढाका, वो वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी, और ये इसके अध्यक्ष भी थे। बाद में जब पाकिस्तान सामने आया तो तब ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है, और फिर इन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान की जो बाद में और भी प्रधानमंत्री बनते चले गए। और यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये आज़ादी के बाद में फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया बने थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्म फोर्सेस के, और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। आज़ादी के बाद में ये तीनों पोस्टें इनको मिली थी, ठीक है। अब हुआ ये कि जब ये घोषणा हो गई थी तो इनके मन में, जो जिन्ना साहब थे, इनके मन में एकदम 1940 के समय में एक प्लान आया दिमाग में कि क्यों ना मैं डिवाइडेशन करूं, ठीक है, मुझे एक अलग मुल्क चाहिए, उसका नाम मैं रखूंगा पाकिस्तान, ठीक है। अब इनके जो दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी वो ये प्लानिंग थी कि कैसे भी करके इस मुल्क को अलग किया जाएगा, और साथ ही साथ में जो आज की डेट में आपको बांग्लादेश दिखाई देता है जो ईस्टर्न एरिया में है, तो मैं क्या करूँगा कि वेस्टर्न तो मेरे को मिल ही जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न भी लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो मुस्लिम आबादी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और साथ साथ में जो बेल्ट लगा हुआ है, उन्होंने एक बेल्ट लगाया था पूरे जो कश्मीर के नीचे वाले भाग से, जो पंजाब वगैरह होते हुए जाता है, पंजाब हरियाणा यूपी के कुछ पार्ट आते हैं, दिल्ली आता है उसमें, ठीक है, बिहार का कुछ पार्ट आता है, और पश्चिम बंगाल आता है। तो यहाँ से ये गलियारा निकालने वाले थे। गलियारा का सेंस ये था कि पाकिस्तान उनके पास है, एक बीच में जो एक तरीके से जो एरिया उनको मिलेगा, जो उनका प्लान था, वो एरिया भी पाकिस्तान के साथ में चला जाएगा, यानी पाकिस्तानी हो जाएगा वो भी, और जो हमारा पश्चिम बंगाल की तरफ जो एरिया है जिसको बांग्लादेश बोला जाता है वो भी इन्हीं के अंडर पे चला जाएगा, ऐसा इनका एक प्लान था। ये प्लान उन्होंने रखा माउंटबेटन के सामने, लेकिन माउंटबेटन ने इस प्लान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि देखो, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखें तो भारत दो टुकड़ों में बट जाता है। ऊपर का जो टुकड़ा था, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, तो ये अलग हो जाता, फिर भारत का कोई सेंस ही नहीं बनता, और नीचे का पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता, ठीक है। तो कश्मीर तो वैसे भी उन्हीं के अंडर में जाना था पाकिस्तान की। तो ये एक इनकी प्लानिंग थी जो जो माउंटबेटन ने खारिज कर दी थी। 1900 आज़ादी के टाइम पे जब ये आज़ाद हो गए थे, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। ये घोषणा 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में की गई थी कि आज़ाद हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में ये देखा गया है कि जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि मेरे को पाकिस्तान मुल्क अलग चाहिए, तो इस अनाउंसमेंट के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात के बारे में जानकारी मिल गई थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में एक चीज आई कि अगर जिन्ना डिवाइडेशन करवा देती है, ठीक है, और उससे ये होगा कि भारत में अराजकता काफी ज्यादा फैल जाएगी, बहुत जगहों पे आपको दंगे देखने को मिलेंगे, ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर दूसरी बात यह है कि प्रिंसली स्टेट जो है, ठीक है, जहां पर राजा महाराजा राज कर रहे हैं, तो प्रिंसली स्टेट में प्रॉब्लम ये आएगी कि उनके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई प्रिंसली स्टेट ऐसे थे कि जिसमें कि इस्लामिक जो राजा थे वो राज कर रहे थे, और उनकी जो पॉपुलेशन थी, यानी जो जनता थी, वो हिंदू थी, और कुछ जगह ऐसा भी था कि जहाँ पर हिंदू राजा राज कर रहा था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो इस्लामिक थी। तो यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम आने वाली थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रिंसली स्टेट थी 565, यानी 565 जो प्रिंसली स्टेट थी, इनको भारत में मिलाने का निश्चय किया, जिसके लिए अपॉइंट किया गया वीपी मेनन को। अब वीपी मेनन कौन थे, ठीक है, बहुत देखा जाए तो बहुत समझदार व्यक्ति थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी जमी थी पूरे देश की आज़ादी और उसमें ये प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने। खड़े रहे थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, हमेशा खड़े रहे, ठीक है, और इनकी रणनीतियां जो थी बहुत बहुत कारगर साबित हुई है। तो ये क्या थे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके जो सेक्रेटरी थे, यानी सचिव थे, ठीक है, और उससे पहले इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे वायसराय थे, ललितपुर थे, बैविल थे और माउंटबेटन थे, तो इनके समय में भी इन्होंने काफी अच्छा कार्यभार संभाला था। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सजेस्ट किया कि एक काम करो, ये सब जो आप जो रजवाड़े हैं, जो प्रिंसली स्टेट हैं, तो इसको अगर भारत में मिलाना है तो वीपी मेनन आपको मदद देने को तैयार है।
ठीक है, आप इनकी मदद लो, इनको काफी अच्छा अनुभव है। अब जब वीपी मेनन साथ में खड़े हो गए सरदार वल्लभ पटेल, तो ऑपरेशन इनके शुरू होने शुरू हो गए। अब हुआ ये कि सबसे पहले देखिए, वैसे तो ज्यादातर जो रियासतें थी, लगभग 500 से ज्यादा रियासतें तो 1947 के पहले ही मिल गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि उनको इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947, जिसको अपन लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, तो उसमें कुछ बातें ये लिखी थी कि जो प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है, वो स्वेच्छा से पाकिस्तान के साथ जा सकती है, उनपे कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहती है, वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े। और अगर उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहती हैं, तो वो भी, उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। तो इस चीज का फायदा उठा के वैसे मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट थी वो तो भारत में जुड़ गई थी, लेकिन दो तीन ही ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको थोड़ा जोड़ने में थोड़ा उनको पापड़ बेलने पड़े थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी सिंह को भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई थी। जिसमें से एक जो प्रिंसली स्टेट थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी भी। उस प्रिंसली स्टेट का नाम था जोधपुर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जोधपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी, ठीक है। इस पे जो राजा रूल कर रहे थे उनका नाम था हनुमंत सिंह, ठीक है। यहाँ के महाराजा थे और बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते थे। अब हुआ ये कि जो ये एरिया था, ये लगभग बताते हैं कि 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था, और यहाँ पर हनुमंत सिंह रूल करते थे। अब इस प्रिंसली स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये प्रिंसली स्टेट की शुरुआत कैसे हुई। अब इसको फाउंड किया था राव जोधा ने 1459 में, ठीक है। राव जोधा ने इनको फाउंड किया था, जो राठौर वंश के थे। तो इसके बाद राजा महाराजा आते चले गए, और फाइनली जो आखिरी महाराज जो थे, उसके बाद तो प्रिंसली स्टेट भारत में मर्ज हो ही गई थी, तो वो थे हनुमंत सिंह। तो महाराजा हनुमंत सिंह के समय में एक डिवाइडेशन होना था। अब हनुमंत सिंह का जो क्योंकि बॉर्डर उनका मिला हुआ है पाकिस्तान से, जो राजपूत का जो एरिया है, जो जिसमें ये आपको येलो कलर में मैप में दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान से टच है, ठीक है। बहुत बड़ी स्टेट थी ये, तो ये पाकिस्तान से। तो हनुमंत सिंह ये चाहते थे कि अगर मेरी स्टेट थोड़ी पाकिस्तान से टच हो रही है, तो कल को अगर मैं पाकिस्तान में मिल जाता हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान का हिस्सा अगर बन जाता हूँ, तो देखा जाए तो पाकिस्तान से हो सकता है मुझे सिक्योरिटी मिले, मेरी जो इज्जत है, मेरा जो रेपुटेशन है, वो बरकरार रहे। अब इस केस में क्या हुआ कि जो जिन्ना थे, इन्होंने हनुमंत सिंह जी को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें एक ब्लैंक पेपर थमाया, और हनुमंत सिंह जी से कहा कि आप एक काम करो, आप इस ब्लैंक पेपर पे जो भी अपनी शर्तें हैं, जो कुछ भी आप हमसे चाहते हो, वो इस ब्लैंक पेपर पे आप रख दो, लिख दो, मैं इसे सिग्नेचर करके इसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हनुमंत सिंह के साथ में एक महाराजा और गए थे, ठीक है, जैसलमेर के राजा थे वो। तो उनके दिमाग में एक डाउट आया कि ठीक है, हम सिग्नेचर तो कर ही देंगे, वो सॉरी, हम तो अपने शर्तों को इस पेपर में लिख देंगे और आप सिग्नेचर भी रख देंगे, लेकिन मेरे एक सवाल है कि कल को भविष्य में, आज़ादी के बाद, क्योंकि हम आपसे जुड़े जाएंगे, तो कल को भविष्य में अगर कल को हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, तो उसमें आप हमारे लिए क्या करेंगे, आपका क्या रोल होगा हमारे लिए, क्या आप हमें सुरक्षा देंगे नहीं देंगे। तो ऐसी बात सुन के जिन्ना साहब को थोड़ा सा बुरा लगा कि यार, अभी तो तुम जुड़े नहीं हो, और तो अभी से तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि दंगे हो जाएंगे और हमारा क्या रोल रहेगा, तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में आके, थोड़ा जो पेपर उन्होंने दिया था हनुमंत सिंह जी को, जो पेपर दिया था अपनी शर्तों को लिखने के लिए, वो वापस ले लिया। और इसी बात से थोड़ा सा इनको भी डाउट हुआ, हनुमंत सिंह जी को भी डाउट हुआ कि यार देखो, जिन्ना तो यार नाराज हो गए, छोटी सी हमने सही प्रश्न पूछा था और जिन्ना साहब तो नाराज हो गए। तो इन्होंने भी मन बना लिया कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, बाद में हम जाके बताएंगे इनको। तो ये जिन्ना साहब से कहते हैं कि हम आपको थोड़ा, हमें सोचने विचारने का समय चाहिए, और हम आपको बाद में आके इन्फॉर्म करते हैं। तो जिन्ना साहब ने बोल दिया, हाँ ठीक है जाओ, ठीक है, आते रहना बाद में जब आना हो, ठीक है। तो ये वहां से निकल गए। अब ये खबर मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल चुकी थी कि इनकी दाल पाकिस्तान में तो जिन्ना के हिसाब से तो गली नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान के जो जिन्ना साहब थे, तो उनकी दाल इनके हनुमंत सिंह जी के साथ गल रही थी। अब उसका फायदा उठाया, अब ये पहुंचे वीपी मेनन के साथ में, ठीक है, लॉर्ड ब्रिटेन साहब भी थे। अब इनकी मीटिंग हुई हनुमंत सिंह जी से। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मानना है
उनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष ऐसे ही उनको नहीं बोला जाता, ठीक है। ये बड़े प्यार से चीज़ों को समझाते थे, बड़े प्यार से चीज़ों को हैंडल करते थे, ठीक है। लेकिन जब सामने वाला ये बिल्कुल डिसाइड कर लेता था कि यार ठीक है, तुम प्यार से समझा रहे हो, मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर ये जो नीतियां अपनाते थे, जो इनकी जो खतरनाक नीतियां थी, वो फिर बहुत डेंजर थी, इनकी सभी के लिए डेंजर हुई थी। तो इन्होंने हरवंश सिंह जी को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया कि देखो, तुम्हारे जो पिताजी रहे हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और अगर थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा राहों से भटक जाता है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके पिताजी की तरह आपको समझाऊं कि आप सही फैसला लें। तो हुआ ये कि हरवंश सिंह जी की एक बड़ा किस्सा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब ये लोग टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने उनको एक कमरे में अकेला छोड़ दिया था। उसमें बैठे हुए थे, हरवंश सिंह जी बैठे हुए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब बैठे हुए थे, और वीपी मेनन साहब बैठे हुए थे। तो ये तीनों जब बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो अचानक से ये हनुमंत सिंह जी ने क्या किया कि अपना रुतबा थोड़ा सा झाड़ने के लिए कि अ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी कोई नेता वगैरह तो बने नहीं थे, ठीक है, कोई अभी मिनिस्ट्री में थे नहीं वो, तो और ये राजा महाराजा थे, तो इन्होंने थोड़ा सा कि अपनी शर्तों को ये मनवाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी पिस्टल निकाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने रख दी। अब हुआ ये कि जब थोड़ा सा ये शर्तें वर्तें चल रही थी, तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज का फायदा उठाया और वही पिस्टल उठा के हनुवंत सिंह जी के सामने लगा दी, और उन्हें प्यार से समझाया कि देखो, पहली बात तो ये कि अगर तुमने मेरी शर्तों को नहीं माना, आखिरी बार समझा रहा हूं, अभी भी नहीं माना, तो दो सरदारों में से एक ही सरदार आज बचेगा, ठीक है, या तो आप होंगे या मैं होऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि पिस्टल मेरे हाथ में है तो सिंपल सी बात है, मैं ही बचूंगा, आप नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक कहानी है इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब ऐसा किया तो हनुवंत सिंह जी के सामने कुछ पॉइंट्स रखे। पॉइंट्स ये थी कि देखो हनुवंत सिंह, कल को तुम हमें हमारे साथ मिलते हो, तुम एग्रीमेंट हमारा साइन कर लेते हो, ठीक है, जो विलय पत्र है आप सिग्नेचर कर देते हो विलय पत्र पे, तो हम आपको क्या क्या कर सकते हैं, हम आपकी मदद किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो आप भारत का हिस्सा बन गए, ठीक है। कल को आपके सैन्य में, यानी जो आपके सोल्जर्स हैं, आपकी जो मिलिट्री है, उसमें कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत उसका पूरा पूरा सपोर्ट करेगा और आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। अब कल को आपको एग्रीकल्चर में, क्योंकि देखो राजस्थान है, वहां पर एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम होता है, रेत वगैरह ज्यादा है वहां पे, गर्मी भी ज्यादा रहती है, तो सबको पता है कि वहां पर एग्रीकल्चर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वहां पर अकाल वगैरह की स्थिति बनी रहती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने ये बोला कि कल को अगर अकाल से संबंधित भी, यानी कल को एग्रीकल्चर तुम्हारे यहाँ कम होता है या भुखमरी वाली कंडीशन आती है, तो भी भारतीय सरकार तुम्हारे लिए पूरी पूरी सहायता करेगी, ठीक है, उसमें तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, मैं ये सब करवाऊंगा। तीसरी शर्त में उन्होंने ये बोला कि देखो, आपके राज्यों में जो आपके नागरिक हैं उनकी पूरी सुरक्षा मेरे दायित्व है, यानी आपके नागरिक हैं, अब आप भारत का हिस्सा बन गए तो अब ये मेरे भी नागरिक हैं, ठीक है, तो मुझे अपने नागरिकों की सुरक्षा करना बहुत अच्छे से आता है, और आपके साथ साथ में आपके नागरिकों की भी सुरक्षा करने को तैयार हूं, क्योंकि अब आप दोनों ही भारत का हिस्सा बनने वाले हो। दूसरी बात, हथियार से, क्योंकि देखो जितनी भी ये प्रिंसली स्टेट थी, क्योंकि इनको रूल करना होता तो हथियार वगैरह ये लोग बनाते थे, ठीक है, तो और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप लोग जो हथियार वगैरह बनाते हो तो आप लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अब हथियार वगैरह जो बनेंगे वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहेंगे, ठीक है। हम आपको सलाह देते रहेंगे कि हथियार कैसे बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है इम्पोर्ट करना है, वो सब तो उसकी भी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये बात से हनुवंत सिंह जी को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि ठीक है यार, जैसी मैं शर्तें चाहता था, मैंने जिन्ना से बोला था वो तो यार करने को तैयार नहीं थे, वो तो सीधे बोल रहे थे मैं साइन कर दूंगा, लेकिन जब मैंने सुरक्षा से संबंधित बात की कि कल को हिंदू मुस्लिम के दंगे ना हो जाए, तो उन्होंने मेरे हाथ से पेपर छीन लिया। लेकिन यहाँ पर सरदार जी ये बोल रहे हैं कि सारी शर्तें मेरी मंजूर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। तो इन्होंने 11 अगस्त 1947 को जो विलय पत्र था उस पे हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। तो ये कहानी थी जोधपुर के प्रिंसली स्टेट के बारे में, और 11 अगस्त 1947 को जब हस्ताक्षर हुए तो जोधपुर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी भारत का हिस्सा बन गया, ये प्रिंसली स्टेट भी हमारे पास आ गई, ठीक है। और बाद में राजा महाराजाओं को भाई
ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ा दिल था उनका कि सबको वो इज्जत देते थे, ठीक है। बाद में कैबिनेट में भी उन्हें बैठने का मौका दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो सब कुछ बढ़िया चला है, आज भी चलता है, ठीक है। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जो एक कॉम्बिनेशन था प्रिंसली स्टेट को इंक्लूड करने का, तो जो जोधपुर के महाराज थे वो भी खुश हुए कि हाँ ठीक है, मैंने जो फैसला लिया वो सही लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन भोपाल रियासत की। अब भोपाल रियासत, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के, अब ये मैप में देख सकते हैं कि सेंटर में आपको रेड कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, वो है भोपाल रियासत का स्पॉट, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आज भोपाल है, और भोपाल को कहा जाता था नवाबों का शहर, आज भी कहा जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर था वो। अब इसकी थोड़ा सा अपन थोड़ा हिस्ट्री पर अपन जान लेते हैं कि भोपाल के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पर भोपाल की शुरुआत हुई कैसे। अब हुआ ये कि लगभग 1703 में, 1703 में, जो दोस्त मोहम्मद खान, जिनका फोटोग्राफ आप ऊपर देख सकते हैं टॉप में, दोस्त मोहम्मद खान ने आर्मी ज्वाइन की थी, किसकी? मुगल आर्मी, ठीक है। दिल्ली में मुगल आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। अब मुगल आर्मी किसकी थी? वो उस टाइम पे औरंगजेब थे, ठीक है। औरंगजेब की आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया, और फाइनली पोस्टिंग कहाँ पर अपनी ली? अपनी भोपाल साइड के एरिया में, यानी अपने मध्य प्रदेश वाले एरिया में इन्होंने अपने आप को पोस्ट कर दिया। अब यहाँ से ये क्या करते थे कि इनका जो मेन काम था, अब देखिए आर्मी में है तो सिंपल सी बात है, इनके पास एक बड़ा पद ही था। अब ये क्या करते थे कि अगर किसी सेना को फॉरवर्ड होना है, मतलब आगे की तरफ बढ़ना है, तो ये अपनी मिलिट्री को उसके साथ में लगा देते थे। हथियार वथियार की जरूरत पड़ती थी, या फिर जैसे किसान वगैरह, इनको भी ये ट्रेन करते थे, जो उनके लोकल पीपल है उसको भी बाद में जाके आर्मी में इंक्लूड कर देते, भर्तियां करवा देते थे, ठीक है। तो बहुत सारे इनके पास फंक्शंस थे, जिसकी वजह से कोई भी अगर आक्रमण करता है, अगर मुगल सेना साउथ की तरफ या कहीं भी बढ़ती है और उनको सेना की कमी आ जाती है, किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है, तो ये प्रोवाइड करा देते थे। तो यहाँ से दोस्त मोहम्मद खान है, अगर पूछा जाए कि भोपाल स्टेट को सबसे पहले किसने कवर किया था, तो ये किया था, इसकी जो खोज की थी उसके फाउंडर जो थे वो दोस्त मोहम्मद खान थे, ठीक है। और लास्ट जो, जब आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी के बाद, क्योंकि भोपाल का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो आज़ादी के बाद तक, जब तक भोपाल स्टेट भारत में नहीं मिल गया, तब तक हमीदुल्ला खान जो थे वो सबसे लास्ट राजा कहे गए हैं भोपाल के, ठीक है। जिनका फोटोग्राफ आपको नीचे साफी में वाइट जो उनका यूनिफॉर्म है वो पहन के बैठ, उनका फोटोग्राफ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो फोटो है वो दोस्त मोहम्मद खान जो फाउंडर ऑफ द भोपाल हैं, और जो नीचे आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है साफी वगैरह बांध के, तो वो है हमीदुल्ला खान, जो लास्ट रूलर नवाब ऑफ द भोपाल थे। अब यहाँ से हुआ क्या? अब जो ये लास्ट जो रूलर थे हमीदुल्ला खान, इनका सीधा सीधा संपर्क था जिन्ना से, क्योंकि जिन्ना और ये काफी अच्छे दोस्त थे। अब जिन्ना ने इनसे बात कही थी कि देखो, तुम अपने प्रिंसली स्टेट को जो भोपाल है इसको तुम पाकिस्तान में मिला लो, ठीक है। पाकिस्तान के तरफ से हम आपको बहुत सारी सुविधाएं दे देंगे, ठीक है, और आपको वहां पर भी एक अच्छा खासा पद, यानी पाकिस्तान में आपको बहुत अच्छा खासा पद हम आपको दे देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमीदुल्ला खान 1926 में, ठीक है, सॉरी 1928 में, सॉरी 1728 में मोहम्मद खान की मौत हो जाती है। मोहम्मद खान कौन है? दोस्त मोहम्मद खान, जिनका फोटोग्राफ आप ऊपर वाले एरिया में देख रहे हैं, तो वहां पर उनकी सॉरी 1728 में उनकी मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है उनका, ठीक है। अब उनका जो पहला नवाब जो बेटा होता है वो बैठता है गद्दी पे, ठीक है, उनका नाम था यार मोहम्मद खान। उसके बाद में 1818 में एंग्ली भोपाल संधि होती है, ठीक है। उसके बाद में 1926 में भोपाल की रियासत में नवाब हमीदुल्ला खान बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बातचीत होती है किसकी? जिन्ना साहब से, कि आप आ जाओ, हमारा पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, ठीक है, और हम आपको जो भी सुविधाएं होंगी वो हम देते रहेंगे। अब जो जिन्ना ने हमीदुल्ला खां को जो वो बताया था कि आप पाकिस्तान आओगे तो क्या करोगे, तो उन्होंने बोला था कि हम आपको, आप पाकिस्तान से अगर जुड़ते हो तो हम आपको सेक्रेटरी जनरल का पद आपको देते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल भी एक काफी बड़ी पोस्ट होती है। अब हुआ ये कि मार्च 1948 में, ठीक है, मार्च 1948 में हमीदुल्ला ने भोपाल को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी कि भैया भोपाल तो स्वतंत्र ही रहेगा, हमें
मन तो हो रहा है हमारा पाकिस्तान में जाने का, लेकिन भैया हमने डिसाइड कर लिया कि हम तो स्वतंत्र ही रहने के लिए तैयार है। इन्होंने भी लॉर्ड माउंटबेटन से ये बात बोली थी कि जैसे जिन्ना साहब ने बोली थी कि हमें बीच में गलियारा चाहिए और यहाँ से हमें ईस्ट भी पाकिस्तान भी बनाना है, वेस्ट भी बनाना है, तो माउंटबेटन साहब ने मना कर दिया था। इसी प्रकार से इनको भी यही, इन्होंने भी शर्त रखी थी लॉर्ड माउंटबेटन साहब से कि हमें भी पाकिस्तान से बनना है। तो उन्होंने भी सलाह दी थी कि एक काम करो यार, तुम सेंट्रल में बैठे हुए हो, उसके बाद में तुम्हारा गुजरात लग जाता है, पूरा सौराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं, फिर उसमें तुम्हारा प्रिंसली स्टेट लग जाता है जोधपुर वाला, तो यहाँ से यार पाकिस्तान बहुत दूर है कि पाकिस्तान का आधा टुकड़ा यहाँ पे रहेगा, आधा टुकड़ा वहाँ पे रहेगा, ऐसे तो नहीं चलता। आप एक काम करो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट होने की घोषणा कर दी। अब मई 1948 में, यानी मई 1948 में नवाब में भोपाल का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। नवाब ने क्या कर दिया, एक मंत्रिमंडल बना दिया। ठीक है, अब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की कोशिश कर रहा था, तो उसने सोचा कि मैं पहले से अपना मंत्रिमंडल वगैरह बना के बैठ जाता हूँ कि कल को कोई परेशानी नहीं है, कल को मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैंने अपना पूरा मंत्रिमंडल बना के रखा है और मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि जब इन्होंने मंत्रिमंडल बनाने की शुरुआत की तो पूरे भोपाल में, क्योंकि भोपाल में क्या था कि जो राजा था, जो प्रशासक था, वो था मुस्लिम, और जो ज्यादातर आबादी थी वो थी हिंदू। ठीक है, तो हिंदुओं में आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया कि हम, यार ये क्या मतलब चल रहा है कि ऊपर जो जो राजा महाराजा बैठा हुआ है यार, वो पूरा उनके जो मिलिट्री थी, उनका जो पूरा सिस्टम था, जो कैबिनेट थी उनकी, तो सभी में इस्लामिक सीटें सबसे ज्यादा थी। ठीक है, जो सभी बड़ी बड़ी पोस्टें थी उन पे सभी इस्लामिक लोग बैठे हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जनता में बड़ा आक्रोश था कि यार ऐसे तो फिर हम लोग कभी तरक्की कर नहीं पाएंगे, कैसा राजा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदुओं ने ये हमीदुल्लाह खान के खिलाफ और उनकी सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 23 जून 1949 को घटना ये हुई कि ये विद्रोह इनसे देखा नहीं गया, हमीदुल्लाह खान से ये देखा नहीं गया, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को जेल में भेजने के लिए इन्होंने आदेश दे दिए और फाइनली उनको जेल करवा दी। इस बात से ये खबर मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इस बात से वो बहुत नाराज हुए। ठीक है, मैंने इनको लेटर भी भेजा था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। ठीक है, अब जो पूरा आंदोलन चल रहा था उसमें खून खराबा भी बहुत हो रहा था। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि यार तुम, जब या तो तुम यार पाकिस्तान में मिल ही जाते, ठीक है, और नहीं तो तुम हिंदुस्तान में, अगर तुम हो, हमने तुम्हें इंडिपेंडेंट घोषित करने की बात कही, ठीक है तुम रहना चाहते हो, ठीक है रहो, लेकिन फिर भी यार अब तुम बिल्कुल, तुम्हारे यहाँ बिल्कुल शांति नहीं है, तुम बिल्कुल हिंदुओं पर अत्याचार से कर रहे हो। तो अब क्या होगा कि अब तुम्हें तो सीधे तरीके से तो हो नहीं पाया, लेकिन अब हमें पता है कि तुम्हें सही रास्ते पे कैसे लेके आना है। इन्होंने क्या किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने क्या किया कि पीवी मेनन को आदेश दिया कि आप एक काम कीजिए पीवी मेनन साहब, आप भोपाल जाइए, उनको प्यार से समझाइए, और ना समझें तो मुझे नहीं पता कैसे भी करके उनको भारत में विलय करवाइए। अब वीपी मेनन साहब भी बड़े एक अच्छे व्यक्ति भी थे और ऐसी चीजों में वो माहिर भी थे। ठीक है, तो वीपी मेनन साहब वहां पर गए और उन्होंने अपनी कुछ रणनीतियां खेली। ठीक है, अपनी कुछ मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल किया और फाइनली हमीदुल्लाह खां को, भोपाल के नवाब जो थे, इन्हें भारत में मिला दिया। ऐसे 1 जून 1949 को, यानी 1 जून 1949 को भोपाल का विलय हो गया और भोपाल भारत का एक पार्ट बन गया, एक अंग बन गया। अब आपने सुना होगा इस भोपाल के पार्ट में कि एक पटौती पटौदी खानदान एक वर्ड यूज होता है। बहुत सारे, आपने अभी जो न्यूज चैनल वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत सारी जगहों पे ये बात इस्तेमाल की जाती है कि भोपाल में भाई पटौदियों का राज है। अब थोड़ा सा इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। माना कि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पटौदी खानदान, जिसमें आपको सैफ अली खान का नाम भी सुनने में आता है कि सैफ अली खानदान जो है वो पटौदी खानदान। ठीक है, अब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी थी, हमीदुल्लाह कौन, जो सबसे लास्ट रूलर थे, इनकी जो बड़ी बेटी थी, तो क्या हुआ था कि भोपाल का नवाब बनने के लिए कह दिया था। किसने, हमीदुल्लाह ने बोला था कि मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान, तुम एक काम करो, भोपाल प्रिंसली स्टेट के इसको संभालने की, इसको संभालो, तुम गद्दी पे बैठ जाओ। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो इनकी जो बड़ी बेटी थी, ये इन्होंने नहीं माना कि भैया मैं नहीं करना, हमें तो पाकिस्तान जाना है, मैं तो जा रही हूँ पाकिस्तान, तो वो तो चली गई। अब छोटी बेटी जिनका नाम साजिदा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं गद्दी संभालने को तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान को रूल कर लूंगी। ठीक है, तो इन्होंने फिर गद्दी संभाली। अब हुआ है कि 1971 में
तक देश में सभी रियासतें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जो आपको एक नाम सुनने में आता है, बहुत मशहूर नाम है, तो क्रिकेटर है वो, ठीक है, मंसूर अली खान। ये बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम पे, ठीक है, जिनको आप जानते हैं एक दूसरे नाम से भी, नवाब पटौदी। ठीक है, मंसूर अली खान उनका असली नाम है और नवाब पटौदी उनका फेमस नाम है। तो मंसूर अली खान और नवाब पटौदी की जो शादी हुई थी, यानी नवाब पटौदी की जो शादी हुई थी वो शर्मिला टैगोर से, जो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, उनसे शादी हुई थी। और उनके जो बेटे, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, बड़े अच्छे से परिचित हैं, सैफ अली खान उनके बेटे हैं। ठीक है, सबा अली खान और सोहा अली खान, ये तीनों इनके पुत्र पुत्रियां हैं। और ऐसे आपको, और उसके बाद में भी सैफ अली खान की करीना कपूर से भी शादी हुई है, उसमें भी। ठीक है, आप सबको ये स्टोरी पता है। तो यहाँ तक अपनी मेन स्टोरी ये थी कि भोपाल की रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ की रियासत। अब जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ तो पड़ता है गुजरात के एरिया में। ठीक है, गुजरात का बहुत बड़ा एरिया जूनागढ़ का एरिया माना जाता है। ये भी एक प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पर भी राजा रूल करते थे। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है, बहुत मतलब मजेदार कहानी है इसकी भी। यहाँ पर एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद महावत खान। ठीक है, मोहम्मद महावत खान जो थे बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर माने गए हैं। ठीक है, बड़े नवाबी शौक थे इनके। ठीक है, इनकी मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ कि इन्होंने इनको पहली बात तो, इनको आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में भी, इनके जो साइड में एक डॉग बैठा हुआ है, एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो ये जानवरों से बड़ा लगाव करते थे। एक बार क्या किया था इन्होंने कि एक तो इनको संगीत वगैरह का बड़ा शौक था, ठीक है, नाच गाने का बड़ा शौक था, और दूसरा था जानवरों से बड़ा प्यार था इनको। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने जो कुत्ता कुतिया की इनकी शादी करवा दी थी, कुत्तों में शादी हो गई थी। और पूरे जो इनका स्टेट था, जो इनका एरिया था, यहाँ पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी थी कि आज हमारे, देखो, हमारे डॉग्स की शादी हुई है और आज आप लोगों का इसी खुशी में पूरा स्टेट बंद कर दो। ठीक है, और आप लोग छुट्टी मनाओ। तो ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये। तो अब हुआ ये, अपन टॉपिक पे आते हैं। ये जो महावत खान साहब थे, ये बाबी राजवंश से रिलेटेड है। ठीक है, बाबी राजवंश। अब हुआ ये कि 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, जब देश की आज़ादी थी, 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ भारत में शामिल नहीं हो पा रहा था। कंफ्यूज था कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब पाकिस्तान में जाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि 80% हिंदू है और जो शासक है वो भाई इस्लामिक है। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही समस्या आ रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनके एक दीवान थे, उनका नाम था शहनवाज भुट्टो। ठीक है, इनके जो दीवान थे, इनका नाम था शहनवाज भुट्टो, दीवान ऑफ जूनागढ़ माने जाते हैं। अब ये शहनवाज भुट्टो कौन थे? ठीक है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पीएम बने थे 1973 से लेकर 77 तक, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, और फिर बाद में उनकी जो डॉटर थी, वो पीएम का पद संभाला था पाकिस्तान में, बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो की ये दादाजी थे, जुल्फिकार भुट्टो के पिताजी थे। ठीक है, ये जो थे वो जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट के, देखा जाए तो, दीवान थे। ठीक है, महावत खां के दीवान थे। अब यहाँ पर भी बड़ा कंफ्यूजन रहा। ठीक है, महावत खान साहब तो चले गए थे, ये तो पाकिस्तान निकल लिए थे। अब जो शहनवाज भुट्टो थे, तो इनसे भी मीटिंग हुई। ठीक है, और मीटिंग में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जनमत संग्रह करवाने की बात कही। अब जनमत संग्रह होता क्या है? रेफरेंडम इसे कहा जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि जनता पे थोड़ा छोड़ दो। जैसे अपन लोग, आज लोग वोटिंग करते हैं ना, कि भाई किसको चुनना है, दो पार्टियां होती हैं, तो अपन वोट डालते हैं कि ये वाली पार्टी को, अब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही सत्ता में आएगी। तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि देखो, हमारी जो जनता है, हमारी जनता हमारे अलावा किसी को नहीं चुनेगी। ठीक है, उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, जनमत संग्रह करवा लेते। पहले तो ये एग्री हुए नहीं थे, लेकिन बाद में जाके ये एग्री हो गए थे कि ठीक है, हम करवा लेते जनमत संग्रह। अब हुआ ये कि भैया, जब जनमत संग्रह करवाया गया, तो जनमत संग्रह में 90 to 95% वोट इंडिया के फेवर में आ गया। ठीक है, इनके फेवर में मुश्किल से 5-10% ही वोट रहा था।
और इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोग इतने समय से हम रूल कर रहे हैं भारतीय उस पे जूनागढ़ पे और यहाँ की जनता पर, यार हमने इतना सब कुछ काम किया फिर भी पता नहीं क्यों भारतीय सॉरी जूनागढ़ की जनता ने भारत में हिस्सा लेने का फैसला किया, जबकि हमें तो यार पाकिस्तान में जाना चाहिए था। अब जन्नत संग्रह जब हो ही चुका था तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो फाइनली शहनवाज भुट्टो के टाइम पे हमारे फिर से वीपी मेनन साहब का कार्यक्रम शुरू होता है और वीपी मेनन साहब बड़े प्यार से आए और उन्होंने बोला कि अब आप कुछ और कहना हो तो बताइए, क्योंकि वैसे तो कहने के लिए आपके पास कोई वर्ड बचे नहीं है, तो आप एक काम करो, ये पेपर उठाओ और इस पर आप सिग्नेचर कर दो कि अब जो जूनागढ़ की जो प्रिंसली स्टेट है वो अब भारत का हिस्सा हो जाएगी। अब ये मजबूर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिग्नेचर मजबूरी में करना पड़े, अब मजबूरी में हो तो गए सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर होते सही जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। तो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा बना। ठीक है, ये भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब बात करते हैं अपन कश्मीर की। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। अब कश्मीर में क्या था, आपको मैं बता देता हूँ कि हरी सिंह के बारे में, जो महाराजा हरी सिंह उनके बारे में तो सब लोगों ने सुना है, लेकिन कश्मीर के एक फाउंडर भी हैं जिनका नाम है गुलाब सिंह। ठीक है, डोगरा डायनेस्टी यानी डोगरा राजवंश से ये रिलेटेड है। और हुआ ये कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे जामवाल, इनका पूरा नाम है महाराजा गुलाब सिंह जामवाल, तो इनको फाउंडर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर के फाउंडर हैं ये। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से लेके 1846 के बीच में हुआ था, और जो ये वॉर हुआ था वो सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब सिख साम्राज्य था, ठीक है, सिखों के जो एम्परर था, तो इनके उस समय पे महाराजा कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, ये सिख संप्रदाय के जो नेता थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। अब हुआ ये कि जब ये युद्ध वगैरह हो गया तो महाराजा गुलाब सिंह ने बाद में जाके कमांड संभाली थी। ठीक है, अब कमांड संभालने के बाद में 1846 में यहाँ पर एक अमृतसर की संधि हुई थी। अब इसके बाद में जब जम्मू कश्मीर, ये अमृतसर वगैरह की संधि जो हुई थी, इसके बाद में क्या किया था कि महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से पैसे देकर कश्मीर को ले लिया। कश्मीर ऐसे ही फ्री फंड में नहीं आ गया, कश्मीर को एक अच्छी खासी उस टाइम पे रकम चुकाई गई थी महाराजा गुलाब सिंह द्वारा। वो रकम कितनी थी, वो लगभग बताया जाता है कि 7.5 बिलियन ननकाशी रुपीस, जो लगभग आज के समय में लगभग 75 लाख रुपए में ये पूरा कश्मीर गुलाब सिंह ने खरीदा था, बाकायदा कैश दे के अंग्रेजों से। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं समझिएगा, आज जो कश्मीर का मुद्दा चलता है तो ये बहुत बड़ा सौदा था उस टाइम का। अब देखते हैं कि हरी सिंह जो थे, इनके ऊपर राजा कौन थे। देखो, गुलाब सिंह के बाद में आए थे रणबीर सिंह और उसके बाद में आए थे प्रताप सिंह। अब प्रताप सिंह के बाद आए थे, बताते हैं, प्रताप सिंह चाचा थे, जहाँ तक मेरा अनुमान सही है कि वो चाचा थे हरी सिंह के। ठीक है, अब हरी सिंह के बारे में अपन देखते हैं। हरी सिंह का फोटो, गुलाब सिंह का फोटो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पगड़ी पहने हुए हैं, काफ़ी यूनिक पर्सनैलिटी है उनकी भी। और ये जो नीचे हैं, जो फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म में, ये है राजा हरी सिंह। अब राजा हरी सिंह को बताया जाता है कि वो कश्मीर में बड़े डिक्टेटर टाइप के थे। अब कश्मीर में प्रॉब्लम क्या थी, कश्मीर में जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी और जो ये डिक्टेटर थे ये हिंदू थे। अब यहाँ पर भी वही समस्या। अब ये भी काफ़ी लेट, यानी आज़ादी के बाद इनका भी विलय हुआ था। कैसे हुआ था, चलो अपन बात करते हैं। हुआ ये कि इनको पहले भी बोला गया था कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं, यानी जो विलय पत्र है उस पर आप सिग्नेचर करते हैं, लेकिन ये अड़ गए थे कि भैया हम राजा हैं, ऐसी हम किसी भी चीज़ पे साइन नहीं करते, हमें इतनी ताकत है कि हम इंडिपेंडेंट हो लेंगे, हमें पाकिस्तान में तो जाना नहीं है, ये तो पक्की बात है, और भारत में हम जाके भी क्या करेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रह लेंगे, हमारे पास ताकत बहुत है। ठीक है, तो इस टाइप की इन्होंने थिंकिंग बना के रखी थी कि अब भारत के साथ जाएंगे तो फिर भारत की गुलामी, पाकिस्तान के साथ गए तो पाकिस्तान की गुलामी, इससे बढ़िया राजा है तो राजा को राजा की तरह रहो, इंडिपेंडेंट करके रहो उसे। अब हुआ ये कि जब देश आज़ाद हुआ तो 22 अक्टूबर को
22 अक्टूबर 1947 को एक घटना घटी पाकिस्तान के द्वारा। घटना क्या थी कि वहां पे से पश्तून एक जाति है, पश्तून जाति के कुछ कबीले वासी जो थे, जिनको कबायली हमला के नाम से भी जाना जाता है, कि जो हमला हुआ है उसे कबायली अटैक कहा जाता है। तो पश्तून की सेना और साथ में जो पाकिस्तान मिलिट्री थी वो भी इंक्लूड थी इस चीज में। तो इन दोनों ने मिलकर कश्मीर पे धावा बोल दिया, ठीक है, अटैक कर दिया 22 अक्टूबर को 1947 को। अब जो लगातार मारकाट चलती रही, ठीक है, ये लोग लगातार आगे की तरफ यानी श्रीनगर की तरफ बढ़ते रहे और फाइनली आके बारामूला जो एरिया है वहाँ पर जिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर आके इन्होंने बहुत मारकाट मचाई, बहुत लूटपाट की और कश्मीर से बारामूला ज़्यादा नहीं, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर अब राजा हरी सिंह को कंफर्म हो गया कि ये यार हमारी सेना इसको टक्कर नहीं दे पा रही है, ठीक है, इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो क्या करना चाहिए। तो यही घटना हुई कि हरी सिंह ने फाइनली भारत से मदद मांगी। यहाँ पर भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वीपी मेनन साहब थे, तो यहाँ पर इनसे मदद मांगी गई कि यार ऐसा ऐसा हो गया है कि हमारे कश्मीर में पश्तून सेना घुस गई है, ठीक है, बड़े प्रॉब्लम करके नाक में दम मचा दिया। तो यहाँ पर भी भारत सरकार ने यही बोला कि देखो हम पहले भी आपसे कह रहे थे और आज भी हम आपसे वही बात कह रहे हैं कि आप भारत में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इस पे आप साइन करो और भारत का अंग बन जाओ, जिससे हम आपको सेफ्टी दे सकें। फाइनली इनको मजबूरी में आके इनको सिग्नेचर देने पड़े 26 अक्टूबर 1947 को। सिग्नेचर के बाद में जो जैसे सिग्नेचर हुए वैसे ही जो इंडियन ट्रूप्स थे, जो भारतीय सेना थी, वो अपने हवाई उड़ानों के साथ में बारामूला पहुंची, ठीक है। श्रीनगर में भी कुछ लोग घुसने वाले थे, उनको भी सफाया किया, मार मार के उनको भगाया और फाइनली उनको पीछे कर दिया। अब यहाँ पर जो जंग लड़ी आ रही थी, ये भी जंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर एक नाम निकल के सामने आता है, शेख अब्दुल्ला का। अब शेख अब्दुल्ला कौन है? ये कश्मीर में ही थे, ठीक है, बड़ी गरीब फैमिली से थे। बाद में जाके इन्होंने राजनीति ज्वाइन की और राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव रहे, ठीक है। इन्होंने कश्मीर की जो लड़ाई थी वो भी, इनके जो लोग थे, इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। अब शेख अब्दुल्ला फर्स्ट चुनाव जो हुए थे उसमें ये जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं और इनके जो बेटे हैं वो फारूक अब्दुल्ला जो सीएम रह चुके हैं, ठीक है। और इनके जो ग्रैंडसन है जो अभी भी है, ठीक है, उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। आपने न्यूज़ चैनल में उनका नाम काफ़ी सुना होगा और आज से कुछ साल पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का भी नाम बहुत लिया जाता था, ठीक है, जब वो सीएम थे। तो शेख अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और इन्होंने भारत के और कश्मीर के लिए काफ़ी कुछ इनका भी योगदान रहा है। ये चाहते थे कि जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे परेशान ना हो, ठीक है। तो और ये पाकिस्तान को जो अटैक हुआ था इसमें इन्होंने काफ़ी सारे अपने सेनाओं के साथ में इन्होंने भी अपनी जो आर्मी थी इनको छोटा सा लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया था, उनके साथ बोला था कि आप लोग भी लड़ो, ठीक है, कैसे भी करके इन लोगों को घुसना नहीं है। तो इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है। तो फारूक अब्दुल्ला के जो दोस्त थे, सॉरी, शेख अब्दुल्ला के जो दोस्त थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू को इस बात का अंदेशा हुआ कि यार फारूक अब्दुल्ला जो शेख अब्दुल्ला हैं ये तो पूरा एम्पायर हड़पना चाहते हैं, इनका जो मोटिव है पहले कुछ और था बाद में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो फाइनली इनको जेल वगैरह करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ऐसे स्टोरी चलती है। हम शेख अब्दुल्ला के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अपन इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे फाइनली हमने देखा कि यहाँ पर भी जो विलय पत्र पे साइन हुए हरी सिंह द्वारा, तो कबाली अटैक हुआ, फिर इन्होंने विलय पत्र पे साइन किया, फाइनली जम्मू कश्मीर ये हमारे भारत का अंग बना, ठीक है। और हुआ ये कि जो ये पश्तून जो थे ट्राइबल इन्वेशन जो हुआ था भारत में, तो 26 अक्टूबर को आपको अभी मैंने आपको बताया कि 26 अक्टूबर को सारे हमारे भारतीय ट्रूप्स इनको पीछे खदेड़ने के लिए गए और फाइनली क्या हुआ कि सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया गया, सीज फायर एग्रीमेंट हो गया कि भाई जो कुछ भी जो लाइंस हैं, ठीक है, जो जहां तक तुमने घसीट दिया इनको, यानी इंडियन मिलिट्री ने जो पश्तूनी एरिया के जो वो थे इन्वेडर्स थे, तो इनको जहां तक घसीटा है उसके बीच में भी 1949 में ये सीज फायर का
बात आ गई, यूएन ने बोल दिया कि सीज फायर लग गया है भाई यहाँ पे। अब जहां तक घसीट है वहां पे आपको आज की डेट में जो दिखाई देता है वहां पे एलओसी लगी हुई है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल लगा दी गई है, ठीक है। और ऐसे ही एक शिमला एग्रीमेंट हुआ जो 1972 में हुआ था। मैं शिमला में एग्रीमेंट पे भी एक वीडियो तैयार करूंगा, ठीक है, बहुत जल्द आपके सामने आपको मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे मीर उस्मान अली के बारे में, ठीक है। अब ये कौन थे? अब ये थे हैदराबाद के निज़ाम। जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है, जो भारत के दक्षिणी भाग में दक्कन के पठारों को कवर करती है, जिसमें आपके आंध्र प्रदेश लग जाता है, कर्नाटका का कुछ भाग लग जाता था, ठीक है, और आपका महाराष्ट्र लग जाता था, मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट सम्मिलित था उसमें। तो ये पूरे इतने बड़े भूभाग के ये राजा थे। ये इतने पैसे वाले थे कि इनको वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट मैन है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति, धनी व्यक्तियों में से, ठीक है, इनमें इनका नाम शुमार था। इतना पैसा था इनके पास, और मतलब इतना पैसा कि ये करोड़ों रुपए दान में दे देते थे। यहाँ तक कि कुछ इनके बारे में जानकारी ये मिली कि एक बार इन्होंने क्या है कि कुछ इनके पास जो करोड़ों रुपए रखे हुए थे वो इन्होंने अपने कोई स्टोर रूम में रख दिए थे, और वहां पर चूहों ने कुतर दिए थे, इनके करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया था। फिर भी इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ तक कि एक बहुत जो डायमंड टाइप की जो रत्न होते थे इनके पास में, जो महंगे प्रेशियस स्टोन थे, इनका ये प्रयोग करते थे जो पेपर वेट के रूप में, ठीक है, पेपर उड़ जाते हैं तो उस पर वो डायमंड वगैरह रख के ही अपना काम चलाते थे। तो इनके लिए पैसे की कोई ज़्यादा कोई खास वैल्यू नहीं थी। बाद में इनके बारे में बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये सीधे हो गए थे, ठीक है। एक्टिव तो ये पहले भी थे, और इनका नकारात्मक थिंकिंग नहीं थी हैदराबाद या उनकी जनता के खिलाफ, ये इनमें एक अच्छी बात थी। ये राजा को राजा के तरीके से हैंडल करते थे, और इनका मानना ये था कि अगर मैं राजा हूँ और मेरे पास पैसा है, ठीक है, तो मैं जनता के लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है। इन्होंने हैदराबाद की जनता के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए इन्होंने रेलवे वहाँ पे चलवाई, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुँचाने के लिए इन्होंने कार्य किया। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी, जो चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे वो इस्लामी हो, तो सब जगह इन्होंने करोड़ों रुपए भर भर के दान में दिया। यहाँ तक कि एक बार तो पाकिस्तान को भी दान में दे दिए थे करोड़ों रुपए, जिससे कि जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को ये बात पता लगी थी कि उस्मान अली ने जिन्ना के पाकिस्तान में करोड़ों रुपए दान में दे दिए हैं कि कल को ये पार्टी में सम्मिलित ना हो जाए, ये पाकिस्तान ना चले जाए, ठीक है। तो उनको डाउट हो गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उस्मान अली खान भारत में जुड़ने की इनकी दिली तमन्ना थी, लेकिन ऐसा कभी इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने ये बात जरूर कही थी कि मुझे अलग मुल्क बनाना है, अलग राष्ट्र बनाना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन साहब को भी इन्होंने बोला था, और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था कि आप एक काम करें, आप ऐसे ठीक है आप बना सकते हैं, मैं वो नहीं करूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इतने समृद्धशाली हैं आप हिंदुस्तान के साथ जुड़े। आप देखो पैसा दान में भी देते हो, सिर्फ हैदराबाद के लिए क्यों कर रहे हो सब, ठीक है। आप इंडिया के साथ जुड़े, वहां पर भी आपको वही रिस्पेक्ट दी जाएगी जो आपको हैदराबाद में दी जाती है। तो यहाँ पर ये तो बड़े इंटरेस्ट थे कि हाँ चलो ठीक है कि मैं इंडिया में जुड़ जाऊंगा, लेकिन इनके एक बिल्कुल खासम खास व्यक्ति थे जिनका नाम था कासिम रिजवी। अब जो कासिम रिजवी थे, ये वैसे तो एक नेता थे हैदराबाद के, ठीक है, उसकी रियासत में उस्मान अली साहब की रियासत में ये थे। अब 1946 से 1948 तक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और रजाकार के संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। अब ये रजाकार क्या है? ये एक तरीके से मिलिशिया है। मिलिशिया मतलब एक निजी सैन्य संगठन है ये, ठीक है। अब इसमें जो आज की डेट में इस संगठन को बोला जाता है वो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस संगठन को बोला जाता है, जिसका जो शॉर्ट में उसको लिखा जाएगा AIMIM, ठीक है। आपने इनके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके बारे में आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजमुद्दीन ओवैसी। ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट में रहते हैं न्यूज़ चैनल्स में, ठीक है। अब जो रजाकार था, सॉरी, जो कासिम रजवी के जो रजाकार थे, अब इनका मोटिव क्या था कासिम रजवी का? कासिम रजवी का ये मानना था कि जब ये इंडिया के साथ में, यानी जो उस्मान अली है, ये इंडिया के साथ में ना मिले, जबकि ये पाकिस्तान में मिलके वहां से अपनी ताकत बनाए, वहां पर अपना झंडा फहराए,
ठीक है, इंडिया के साथ में ना रहे, इनका ये मानना था कासिम रिजवी का। अब इन्होंने हिंदुओं पे हमले करने शुरू कर दिए, ठीक है, हिंदुओं को परेशान करना शुरू किया। ये बात की खबर लगने लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये हमले, बहुत अराजकता का माहौल था, ठीक है, लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्लान तैयार किया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक ये ऑपरेशन चला। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है, वहां पे लोकल पुलिस का भी इसमें पूरा पूरा हाथ था। अब इस ऑपरेशन में हुआ क्या, सबसे पहले तो हैदराबाद को जो मिलिट्री फोर्सेस थी इसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ऑर्डर्स दिए थे, चारों तरफ से हैदराबाद को घेरा। लगभग 5 साइट्स थी हैदराबाद को घेरने की, घेरा। और फाइनली जो निज़ाम के प्रधानमंत्री थे कासिम साहब, तो कासिम साहब की और इनके जो एक और व्यक्ति थे मीर लायक अली, कासिम कासिम रिजवी, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनली इनको बाद में छोड़ भी दिया गया था, पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उस टाइम पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और 23 सितंबर को जब हैदराबाद पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था, तो 23 सितंबर को 1948 में निज़ाम ने अनाउंस कर दिया था कि हैदराबाद को, जो प्रिंसली स्टेट हैदराबाद है, इसको भारत में शामिल हम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं। फोटोग्राफ में जो लेफ्ट साइड में है वो है इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो बीच में है ये है निज़ाम मीर उस्मान अली, और साइड में जिन्होंने पूरी कमांड संभाली थी सेना की, जनरल जानतो नाथ चौधरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा अनाउंस वगैरह हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा उस्मान अली साहब के बारे में कुछ पॉइंट्स भी बताता हूँ कि आखिरी में इनको पता नहीं क्या हुआ कि इनको जो पैसे का मोह माया थी, यानी जो पैसे को ये दान में दे देते थे, फिर इनको पता नहीं क्या आखिरी में ऐसा हुआ कि ये एक ही ड्रेस को जो पहनते थे वो कई दिनों तक पहने रहते थे, ठीक है। और अगर कुछ फट जाता था इनका, कुछ ड्रेस वगैरह में कुछ कट वगैरह लग जाता तो ये हाथों से सिलते थे। इनके ये अपने मोजे भी खुद ही हाथों से सिल के बनाते थे, ठीक है, वो भी सिलते थे। और बड़े साधारण से हो गए थे इनको। जो अपने इतनी सारी हवेलियाँ और इनका जो रॉयल एम्पायर था, ये उसमें फिर ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने लिया नहीं, और बिल्कुल एक आम नागरिक, जैसे एक आम व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उस तरीके से इन्होंने बाद में अपना जीवन व्यतीत किया था। और इनका भविष्य में भी जब तक ये रहे तब तक इनका यही मोटिव था कि कैसे भी करके हैदराबाद की जनता हमेशा खुश रहे, ठीक है, तरक्की करे। यहाँ तक कि जब ये भारत में मिले तो उनका तब भी मोटिव था कि जैसे मैंने हैदराबाद में तरक्की करवाई, ऐसे ही जो मेरी संपत्ति रहेगी, संपत्तियों का फ़ायदा उठाए सरकार और पूरे देश की तरक्की करे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको जो कुछ भी वीडियो हम बनाते हैं तो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकॉन से, बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि बेल का आइकॉन से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि जो भी हमारी नई वीडियो आती है, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्द तैयार होने वाली है एक नए विषय पर, देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।